सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव सीख रहे थे। और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में हम ये पढ़ रहे थे कि इंटरेस्ट रेट दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट का मतलब होता है कि आपको हमेशा एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट करना है। जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया और आपने 10% पे लोन ले लिया, तो आपको ऑलवेज 10% पे इंटरेस्ट देना है। जैसे मान लीजिए आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक के एग्जांपल हो गए आपका HDFC। प्राइवेट सेक्टर बैंक का एग्जांपल हो गया आपका ICICI। तो अगर आप HDFC ICICI के पास जाके अगर बोलते हो कि हमें कार लोन लेना है, क्या लेना है? कार लोन लेना है। तो आप कार लोन जब लोगे ना, तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। फिक्स रेट मान लो जैसे उन्होंने बोल दिया 9%। तो मतलब अगर आपने लोन ले लिया 10 साल का, तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपकी लोन की रेट हमेशा 9% ही रहेगी। आप पे हमेशा 9% से ही इंटरेस्ट लगेगा। पर अगर आप मान लीजिए बैंक स्लो आ रही है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो अपने एंड पे। तो अगर मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने गया मैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने गया, तो फिर जब मैं वहाँ पर कार लोन लेने जाता हूँ ना, तो हो सकता है, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, या SBI नाम लूँ तो वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया। तो फिर वहाँ पे जब हम कार लोन लेने जाएंगे, तो वो बोलेंगे कि फ्लोटिंग रेट पे मिलेगा। तो फ्लोटिंग रेट का मतलब आज आपकी इंटरेस्ट रेट अलग होगी, और हो सकता है 6 महीने बाद आपकी इंटरेस्ट रेट अलग हो जाए, और हो सकता है 2 ईयर्स बाद आपकी इंटरेस्ट रेट अलग हो जाए, और हो सकता है 5th ईयर में आपका इंटरेस्ट रेट अलग हो जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट का, कि अगर फिक्स रेट है तो टेंशन फ्री हो जाते हैं, हमेशा उसी रेट से इंटरेस्ट देना है। पर क्या है, कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो लोन देते ही नहीं है फिक्स रेट पे, वो बोलते हैं कि फ्लोटिंग रेट पे ही मिलेगा। तो जब फ्लोटिंग रेट पे ही मिलेगा, तो फिर वहाँ तो रिस्क बढ़ जाता है ना, कि हो सकता है अगर बोरोवर बोले तो बोरोवर का डर लग रहा है कि हो सकता है ये रेट बढ़ जाए, और अगर इन्वेस्टर बोले तो हो सकता है कि ये रेट कम हो जाए। तो किसी के मन में कल ये डाउट आ सकता है कि सर फ्लोटिंग रेट पे लोन ले ही क्यों रहे हो जब इतना डर लग रहा है, या फ्लोटिंग रेट पे इन्वेस्ट कर ही क्यों रहे हो जब इतना डर लग रहा है। तो एक्चुअली हम नहीं करना चाहते, पर जो सामने वाला बैंक है वो हमको ऑप्शन ही नहीं दे रहा कि फिक्स रेट पे लोन ले लो या फिक्स रेट पे इन्वेस्ट कर दो। वो बोल रहा है फ्लोटिंग रेट पे ही दूंगा। तो जब फ्लोटिंग रेट पे ही दूंगा तो देर इज अ रिस्क, एंड देर इज अ रिस्क, टू मिटिगेट दैट रिस्क हमको इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव करना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव अलग अलग तरह के होते हैं। उसमें से सबसे पहले मैंने आपको फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट कल सिखाया। पहला अग्रीमेंट जो हमने पढ़ा कल वो है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, और ये एक ओवर द काउंटर डेरिवेटिव होता है। मतलब इसमें किसी भी तरह का रिस्क, मतलब किसी भी तरह का एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता है। ये एक ओवर द काउंटर है, ये प्राइवेट अग्रीमेंट है। तो मैं एक बार याद दिला दे रहा हूँ कि कल हम क्या पढ़ रहे थे। कल स्टूडेंट्स हम लोग ये पढ़ रहे थे, कल स्टूडेंट्स हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जैसे मान लीजिए एक मिस्टर ए है, और उसने बैंक बी से बात करी है। मिस्टर ए है, उसने बैंक बी से बात करी है कि मुझे बोरो करना है ₹5 लाख, और ये 5 लाख रुपीज मुझे आज बोरो नहीं करने, ये मुझे आफ्टर 6 मंथ्स बोरो करने। और कितने मंथ्स के लिए चाहिए? बोल रहा है 3 मंथ्स के लिए चाहिए। 6 महीने बाद तो लूंगा, और कितने टाइम के लिए लूंगा? 3 महीने के लिए लूंगा। लूंगा ही 6 महीने बाद, और वो भी कितने टाइम के लिए? 3 महीने के लिए लूंगा। और इस पे मान लीजिए इस बैंक बोल रहा है
कि हम तुमको लाइबोर पे लोन दे देंगे, है ना। हम तो नहीं चाह रहे कि बैंक लाइबोर पे लोन दे, हम तो चाह रहे कि बैंक फिक्स रेट पे ही लोन दे दे। पर बैंक भी हमको दे ही नहीं रहा लोन, बोल रहा है नहीं लेना है तो लाइबोर पे लो वरना मत लो। तो फिर ये बोल रहा है लोन तो लेना ही है तो चलो लाइबोर पे ले लेता हूँ। अच्छा, फिर इसके ऊपर रिस्क हो गया, तो रिस्क हो गया तो ये जा रहा था किसी दूसरे बैंक के पास। तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल में मान ले बैंक ए के पास जा रहा है। तो बताइए बैंक ए के पास अगर जा रहा है, बैंक ए के पास अगर ये जा रहा है तो क्या बैंक ए भी इसको लोन देगा क्या? बैंक ए भी इसको लोन देगा क्या? बोलिए। बैंक ए थोड़ी ना लोन दे रहा था, बैंक ए तो उसके साथ सिर्फ एक एफआरए बुक कर रहा था। तो एफआरए फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट बुक कर रहा था, और वो जो एफआरए था स्टूडेंट्स, वो कहलाएगा 6/9 एफआरए। ध्यान हो तो 6/9 बोला था कल, 3/9 3/6 समझा रहा था। तो 6/9 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 6 महीने बाद तो चाहिए, यानी 6 महीने बाद हम सेटल कर लेंगे। और कितने मंथ्स के लिए चाहिए? 3 मंथ्स के लिए। तो जो क्यूमुलेटिव टाइम पीरियड है वो कितने मंथ्स का हो गया? 9 मंथ्स का हो गया। तो मान लीजिए एफआरए बुक कर लिया 6/9 और रेट बुक कर ली 10% पर एनम, और आफ्टर 6 मंथ्स जो लाइबोर है वो 12% हो गया। तो बताओ मिस्टर ए बैंक ए को देगा या बैंक ए मिस्टर ए को देगा? जल्दी बताइए। बैंक जो है वो मिस्टर ए को देगा, क्योंकि मिस्टर ए बोरोवर है तो उसको अपनी रेट लॉक करनी थी कि मैं फ्लोटिंग नहीं चाहता, मैं तो फिक्स रेट में ही खुश हूँ। बैंक बी ए ने पूछ लिया कि तुम्हारी टॉलरेबल रेट क्या है, तो टॉलरेबल रेट है 10%, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर एक्चुअल में रेट हो गई 12। तो यानी बैंक भी मिस्टर ए से तो 12% लोन ही 12% इंटरेस्ट ही लेगा, पर मिस्टर ए 10 से ज़्यादा नहीं देना चाहता था। तो बिल्कुल बैंक ए जो है वो मिस्टर ए को देगा, और कितना देगा? 2% देगा। तो आपको ध्यान होगा कल जब हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो उसमें यही पूछा था कि कौन किसको देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन किसको देगा। तो बैंक मिस्टर ए को देगा, और बैंक अगर मिस्टर ए को देगा तो कितना देगा वो फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2% देगा। तो हमारा अमाउंट जो है वो 5 लाख था, और 5 लाख का 2% निकालोगे पर इंटू 3/12 ही करोगे। 3/12 क्यों करना है? टाइम का कल कंफ्यूजन हो रहा था सर कि किस टाइम से मल्टीप्लाई करें। तो लोन कितने मंथ्स के लिए चाहिए? 3 मंथ्स के लिए तो चाहिए। तो बैंक भी जब मिस्टर ए से इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो 3 मंथ्स का ही तो चार्ज करेगा। तो इसलिए बैंक ए जब मिस्टर ए को पे करेगा तो वो भी तो 3 मंथ्स का ही पे करेगा ना। तो इंटू 3/12 करना है, और इसकी पीवी करनी पड़ेगी। तो पीवी करने के लिए 1+r⁻t से डिवाइड होता है। तो 1+r, तो बताओ r क्या लेना है? 10% या 12%? 10% या 12%? क्या याद है? 10% या 12%? 12% से होगा। जो एक्चुअल रेट होगी उसी से होगा, और इसकी पीवी भी तो 3 मंथ्स की होगी। तो ये टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड सेम होगा। आप 3 महीने बाद इंटरेस्ट दोगे, पर उस 3 महीने की हम पीवी करेंगे, तो इसलिए इंटू 3/12 ही होगा ये भी। ये दोनों टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। तो जो भी अमाउंट इसमें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे अभी आते ही स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा इस एग्जाम्पल में कि मिस्टर ए तो बैंक बी से लोन ले रहा है, और वो लोन ले रहा है कितने का? 5 लाख का। तो 5 लाख पे ये बैंक बी को इंटरेस्ट देगा। मिस्टर ए बैंक ए से तो कोई लोन नहीं ले रहा, उसके साथ तो सिर्फ वो डेरिवेटिव कर रहा है। तो डेरिवेटिव कर रहा है तो उसमें बोला 2% देगा। तो आपने 2% किसका करा? 2% भी आपने उसी 5 लाख का कर दिया। मतलब जिस अमाउंट पे बैंक बी लोन दे रहा है,
ठीक है ना, उसी अमाउंट पे ही आप ये 2% भी निकाल रहे हो, जबकि इनके बीच में तो ऐसे अमाउंट तो डिस्कस ही नहीं हुआ था कि कितने अमाउंट पे देना है। तो क्या है, हम लोग अज्यूम करते हैं ये कि जितने का लोन होगा उतने ही अमाउंट पे ये भी 2% देगा, एंड देयरफॉर इस अमाउंट को डेरिवेटिव के लिए बोला जाता है नोशनल प्रिंसिपल। डेरिवेटिव के लिए स्टूडेंट्स इस 5 लाख के अमाउंट को क्या बोला जाएगा, नोशनल प्रिंसिपल। कि हमको पता है कि लोन 5 लाख का है, तो अगर डिफरेंस देना है तो वो भी किस पे देना है, 5 लाख पे ही देना है। तो इस वजह से इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोशनल प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को नोट्स में ये वर्ड मिला होगा, इसलिए मैंने आज समझा दिया कि नोशनल प्रिंसिपल का मतलब क्या है। नोशनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में कोई लेना देना तो हो नहीं रहा है, एक्चुअल में तो यहाँ पे कोई लोन लेना देना हो नहीं रहा है, सिर्फ 2% की बात हो रही है। तो 2% किस पे लगा है, तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था ना, उसी को यहाँ का भी प्रिंसिपल मान लीजिए, इसलिए इट इज कॉल्ड नोशनल प्रिंसिपल, और उसी पे 2% लगा दीजिए। एक और छोटी सी बात कि सर अगर कभी मान लो बायर और सेलर वर्ड यूज कर दे तो हम कैसे समझेंगे किसको बायर बोले किसको सेलर बोले। तो जो बोरोवर होगा ना उसी को बायर मान लेना, ठीक है, जिसको लोन लेना है उसी को बायर मान लेना। तो फिर ऑटोमेटिकली जो बैंक ए है वो क्या बन जाएगा, सेलर बन जाएगा। तो हम जब कल क्वेश्चन रीड कर रहे थे तो उसमें बायर सेलर वर्ड यूज कर लिया, बताया नहीं कि बोरोवर है या इन्वेस्टर है, तो हमने बोला कि जो बायर है उसको बोरोवर मान के ही सॉल्व कर देना। ठीक है, तो निकालिए एक बार इलस्ट्रेशन। कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर था, उसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं आज। कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर था, 73 682। 682। सिक्स 82 इलस्ट्रेशन 73 निकालिए। मिल गया सबको, मिल गया सबको। बोल रहा है कंसिडर दैट अ बैंक सेल्स अ 3/6 FRA। तो बैंक सेल कर रहा है ना, यानी बैंक सेलर है, ठीक है, वर्थ $300 lakhs। तो FRA जो है उसमें एक्चुअली तो कोई लेना देना होना नहीं है लोन का, तो फिर ये वर्थ $300 लाख का क्या मतलब हुआ। तो हम समझेंगे कि जो नोशनल प्रिंसिपल है ना वो $300 लाख का है। ये जो डेरिवेटिव है इसमें जो डिफरेंस लेना देना होगा वो किस अमाउंट पे होगा, तो वो $300 लाख पे होगा। द अग्रीड रेट विद द बायर इज 5.5%, and there are actually 92 days in the 3 months FRA period. Assume that 3 months from today, 3 months from today मतलब आज से 3 महीने बाद, the settlement rate is 47/8%. Determine how much FRA is worth. How much FRA is worth का मतलब है कि कितना लेना देना होगा, and whom pays who, कौन पे करेगा, दैट इज बायर सेलर को देगा या सेलर बायर को देगा। तो कल हम डिस्कस तो कर चुके थे पर मैं इसको प्रॉपरली लिखवा दे रहा हूं आपको कि आपको एग्जाम में कैसे करके आना चाहिए। एग्जाम में सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा कि आप किसका आंसर दे रहे हैं, है ना, वो तो डेफिनेटली देना ही है। और फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हम आज नहीं लेना चाह रहे लोन, हम आज से 3 महीने बाद लोन लेना चाह रहे हैं। और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए लेना चाह रहे हैं। आज से 3 महीने बाद 3 महीने के लिए कोई लोन लेना होगा, बोरो करना होगा $300 लाख का।
आज से 3 महीने बाद 3 महीने के लिए लोन लेना है। तो पता कैसे चला कि 3 महीने के लिए लेना है? क्योंकि उन्होंने बोला 3/6 FRA कर रहे हैं, तो 3 महीने बाद करेंगे और क्यूमुलेटिव पीरियड 6 महीना है। तो क्यूमुलेटिव पीरियड 6 महीना है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 3 महीना ही तो बचा। तो 3/6 FRA बुक कर लिया, बाय कर लिया एक 3/6 FRA। बाय किसने किया? हम मान रहे हैं कि बोरोवर ने किया है। तो बोरोवर ने खरीद लिया 3/6 FRA, और किस रेट पे? 5.5% पे कर लिया, कि 5.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बोरोवर क्या करेगा? मैक्सिमम फिक्स करेगा कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लेंडर होता तो क्या बोलता? इससे कम नहीं होना चाहिए। पर एक्चुअल में जो रेट हो गई ना 3 महीने बाद, इसको हम लोग सेटलमेंट सेटलमेंट डेट बोल रहे थे, और इस पे जो रेट होती है उसको सेटलमेंट रेट बोल रहे थे। तो सेटलमेंट रेट बोल रहे थे 4/7/8। ये कितना आया था? 4/7/8, 4.875%। सब पर एनम है, तो ये भी पर एनम है, ये भी पर एनम है, तो सबको टाइम से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर ये बुक किया था और ये रेट हो गई, तो बोरोवर तो बोल रहा था इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर ये तो कम हो गया। कम हो गया तो बायर को ही देना पड़ेगा। तो बायर विल पे टू सेलर, बायर विल पे टू सेलर, जिसको हम समझ रहे हैं बोरोवर विल पे टू बैंक। तो बायर विल पे टू सेलर, दैट इज बोरोवर विल पे टू बैंक। तो कितने अमाउंट पे निकालना है? तो समझा दिया। नोशनल प्रिंसिपल $300 लाख है, उस पे 4.875% इंटरेस्ट बनता है, पर हम तो डिफरेंस ही लेना देना करते हैं। तो डिफरेंस हो जाएगा 5.5 माइनस 4.875 एंड इनटू कितने मंथ्स? 3/12 को इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया था डेज मान लो, 92 डेज। बिकॉज 360 लिखा नहीं है, तो आपको एग्जाम में थोड़ी पता चलेगा कि 360 मानना है, तो इसलिए मैं जनरल में 365 ही लिखवा रहा हूँ। बाकी यहाँ क्वेश्चन में लिखा हो कि 360 डेज मानना है, तो फिर डिवाइड बाय 360 लिखना, और डिवाइड बाय पीवी बता दो किस रेट से करनी है। पीवी किस रेट से? 5.5 या 4.875? तो 1 + 4.875% एंड इंटू 92/365। जो भी हमारा डिफरेंस है वो डिफरेंस हमको देना है, और उसकी पीवी करेंगे, क्योंकि डिफरेंस देना तो हमको चाहिए T6 पे, पर हमने बोला था पीवी करके उसको T3 पे ही दे देंगे। तो इस वजह से पीवी करते हैं हम। कितना आ रहा है? बोलिए। न्यूमरेटर बता दो पहले। 300 लाख इंटू 0.625 आया था। 300 इंटू 0.625% और इंटू 92 डिवाइड बाय 365, तो यह आया था 47260। 47260 न्यूमरेटर आ रहा है, तो ये बन रहा है 1.0122। 1.01229 कर दूं तो 47260 डिवाइड बाय 1.01229, यानी 1688। कितना बोल रहे हो? 46? 46,600
86 या 87। और फिर वो बोल रहे थे इसके सेकंड पार्ट में कि अगर ये सेटलमेंट रेट 4.875 की जगह अगर 6.125 हो गई, 6.125 हो गई, 6 1/8 हो गई, मतलब 6.125 हो गई, तो इसने तो बोला था कि इससे बढ़ना नहीं चाहिए, और अब इससे बढ़ गया, तो क्या अब ये मांगेगा बोरोवर? तो अब हम क्या बोलेंगे? सेलर विल पे, सेलर विल पे, सेकेंड केस है ये, सेलर विल पे टू बायर, बायर मतलब हम बोरोवर समझ रहे हैं और सेलर मतलब हम बैंक समझ रहे हैं। तो सेलर विल पे टू बायर 300 लाख डॉलर्स इनटू डिफरेंस, क्योंकि अब इसका तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कस्टमर का, तो इसका डिफरेंस कौन देगा? जिसने एफआरए बेचा है। तो 6.125% माइनस 5.5% एंड इनटू 92 का लॉजिक वही है, 3 मंथ्स का करना है, एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6.125% एंड इनटू 92 अपॉन 365। तो 300 लाख डॉलर्स पे वही 0.625% ही है, तो ऊपर तो न्यूमरेटर तो सेम ही आ रहा था, पर नीचे डिनोमिनेटर चेंज होगा, ये ध्यान रखना, सेम आंसर मत लिखाना। तो 6.125% इंटू 92 डिवाइडेड बाय 365 प्लस 1, तो इट इज 1.01544, तो 47260 डिवाइड बाय 1.01544, तो इज इट 46? क्या ये स्टूडेंट्स 46541 आ रहा है? 541 yes हाँ सर yes sir इसी के नीचे एक और है, इलस्ट्रेशन 74 बोल रहा है MNC rolls over a $25 million loan priced at LIBOR on a 3 months basis। MNC ने एक लोन लिया, रोल्स ओवर अ लोन मतलब लोन लिया, और लाइबोर पे लोन लिया। लाइबोर समझाई दिया आपको, लाइबोर का फुल फॉर्म भी बता दिया है। लाइबोर मुंबई की रेट है या लंदन की रेट है? लंदन लंदन की। द कंपनी फील्स दैट इंटरेस्ट रेट आर राइजिंग, पर वही डर लगने लग गया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, एंड दैट रेट्स विल बी हायर एट द नेक्स्ट रोल ओवर डेट इन 3 मंथ्स। और लग रहा है अगले 3 महीने में फिर से डर लग रहा है कि अगले 3 महीने में रेट बढ़ ना जाए। सपोज द करंट लाइबोर इज 5.4375, तो करंट लाइबोर से कोई मतलब नहीं है, डर ये नहीं है कि अभी लाइबोर कितने का है, डर ये है कि बाद में लाइबोर कितने का होगा। एक्सप्लेन हाउ एमएनसी कैन यूज एफआरए एट 6%, मतलब एफआरए की रेट 6% है, जैसे यहाँ 5.5% थी, वैसे यहाँ पर बोल रहा है कि रेट 5.5 की जगह 6% है, ऑफर्ड बाय अ बैंक टू रिड्यूस इट्स इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑन द लोन in 3 months if interest rate have risen to 6.25%, अगर इंटरेस्ट रेट 6.25% हो गई, हाउ मच
will MNC receive or pay on its FRA? MNC कितना रिसीव करेगा अपने FRA पे? और अज्यूम 3 मंथ्स पीरियड एज 90 डेज। तो अब 90 डेज मान रहे हैं तो अब 360 लेने में प्रॉब्लम नहीं है। 3 मंथ्स में अगर 90 डेज मान रहे हैं तब 360 तो ले सकते हो, पर 92 डेज मान रहे हो तो 360 सूट नहीं करता है ना। चलिए, तो मुझे बताइए कितने टाइम का FRA हुआ ये? कितने टाइम का FRA है ये? 3/6 लिखिए। तो MNC हैज बुक्ड अ 3/6 FRA, हमको ये समझ में आ गया ना। और कितने रेट पे? एट लिख दो फॉर की जगह, एट 6% पर एनम। 3/6 FRA बुक किया है 6% पे। अच्छा, नोशनल प्रिंसिपल कितने का है? तो नोशनल प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू $25 मिलियन। $25 मिलियन पे हमने ये FRA बुक किया है। और फिर आफ्टर 3 मंथ्स लाइबोर कितना हो गया? लाइबोर के नाम से बोले या सेटलमेंट रेट के नाम से बोले एक ही बात है। तो आफ्टर 3 मंथ्स लाइबोर या सेटलमेंट रेट कितनी हो गई? 6.25% पर एनम हो गई। तो ये MNC बोरोवर था या इन्वेस्टर था? बोरोवर है, और ये तो रेट बढ़ गई। तो क्या MNC को मिलेगा या MNC पे करेगा? मिलेगा। तो MNC विल रिसीव कितना, वही हमें निकालना है। तो MNC विल रिसीव, तो 25 मिलियन कितना होता है? 25 मिलियन, 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं? 10 लाख। 10 लाख। तो 25 मिलियन में कितने होंगे? 250 लाख 250 लाख। इंटू 6.25% माइनस 6% इंटू 90/360। अब लेने में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने ये मान लिया कि हर महीने में 30 दिन है, तभी तो 90 डेज आया। तो फिर साल में 360 दिन, और अपॉन 1 प्लस 6.25% एंड इंटू 90/360। 1 प्लस 6.25% इंटू 90/360। तो पहले अगेन न्यूमरेटर ही बताओ। कितना आ रहा है? 156। न्यूमरेटर बोले 15625, 625। और डिवाइड बाय कितना होगा? 1.015625। 15385। 15385। तो ये दो ही क्वेश्चन आप लोग की बुक में है जो FRA पे है, और एग्ज़ाम में FRA आया नहीं है कभी, पर मेरी नोट्स में आपको 1-2 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, तो आप उनको कर सकते हो। बाकी FRA का कंसेप्ट इतना सही है बस कि रेट बोरोवर के लिए रेट बढ़ जाए तो मिल जाएगा, और इन्वेस्टर के लिए रेट गिर जाए तो मिल जाएगा। एक बार नोट्स रीड कर लीजिए जो मैंने कल सेंड किया था, देख लीजिए पढ़ के समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर पढ़ के समझ में आ जाए तो मुझे बाद में परेशान नहीं करोगे कि सर दोबारा समझाओ।
तो इसलिए एक बार देख लो कि पढ़ने से समझ में आ रहा है क्या। एक एक पॉइंट पढ़ दे रहा हूं दोबारा। इट इज एन ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, ये ओटीसी डेरिवेटिव है, टू प्रोटेक्ट द बोरोअर और लेंडर। लेंडर के जगह आप लेंडर में स्लैश करके इन्वेस्टर भी लिख सकते हो। तो ये लेंडर को भी प्रोटेक्ट करता है और बोरोअर को भी प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से? फ्रॉम अनफेवरेबल चेंजेस इन द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। हाईलाइट कर लीजिएगा, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में अनफेवरेबल चेंज हो जाए। बोरोअर के लिए अनफेवरेबल क्या होगा? क्विकली, बोरोअर के लिए अनफेवरेबल क्या होगा? बोरोअर के लिए अनफेवरेबल क्या होगा? लाइबोर बढ़ना। और लेंडर के लिए अनफेवरेबल क्या होगा? लाइबोर कम होना। इट रेफर्स टू एन अग्रीमेंट बिटवीन बोरोअर और लेंडर एंड अदर पार्टी। अदर पार्टी जैसे हमारे डायग्राम में बैंक मान रहा था, तो जनरली अ बैंक फॉर अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। हम रेट फिक्स करके आ जाते हैं वहां पर। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ प्रिंसिपल। तो डेरिवेटिव में थोड़ी ना कोई लोन लेना देना हो रहा है जो प्रिंसिपल ट्रांसफर होगा। एंड देयरफॉर द प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑल्सो नोन एज नोशनल प्रिंसिपल। इट इज सेटल्ड इन कैश। ये आप देख ही रहे हो कि हम बोल रहे रिसीव करेगा या पे करेगा, तो मतलब कैश में ही तो सेटल कर रहे हो। अच्छा, इफ द फ्लोटिंग रेट डिफर्स फ्रॉम द फिक्स रेट, तो अगर लाइबोर की रेट हमारी फिक्स रेट से डिफर हो गई, then the PV of the difference in the interest rate is settled in cash at the beginning, that is on the settlement date. A bank that sells FRA, बैंक दैट सेल्स FRA, जो भी मेरा प्रीवियस एग्जाम्पल था वही लाइन है। अ बैंक दैट सेल्स FRA, तो हम यहाँ पर बैंक को सेलर मान रहे थे और बायर को बोरोअर मान रहे थे। तो बैंक जो FRA बेचता है अग्री करता है टू पे द बायर इफ द फ्लोटिंग रेट इज मोर देन द फिक्स रेट। तो यहां पर मोर हो रहा था तो बैंक यहां पर पे कर रहा था ना, सॉरी, मोर यहां पर हो रहा था तो बैंक यहां पर पे कर रहा था, और जब कम हो रहा था तो फिर बायर पे कर रहा था सेलर को। तो वही लिखा है, कन्वर्सली द बायर अग्रीज टू पे द सेलर इफ द फ्लोटिंग रेट इज लेस देन द फिक्स रेट। तो यहां पर रेट क्या हो रही थी? 4.875% हो रही थी, तो यहां पर कम हो रही थी तो बायर दे रहा था सेलर को, और यहां पे रेट हो रही थी 6.125%, तो सेलर दे रहा था बायर को। तो रेट बढ़ेगी तो सेलर देगा बायर को, और रेट गिरेगी तो बायर देगा सेलर को। ठीक है, सारे लैंग्वेज क्लियर है? तो चलो अब नेक्स्ट डेरिवेटिव सीखते हैं। अगेन लिखना नहीं है अब आप लोग को, नोट्स तो आपने लिख ही लिए होंगे, या नहीं लिखे तो लिख लेना। अब मैं आपको नेक्स्ट डेरिवेटिव पढ़ाने जा रहा हूं, वो है इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। एज आई हैव टोल्ड स्टूडेंट्स, एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट स्वैप्स है, तो हम इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे ऑप्शन पे या फॉरवर्ड रेट पे। पढ़ाऊंगा सब, पर लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे उन पे, ज्यादा मेहनत स्वैप पे करेंगे अपन। ठीक है, तो इसलिए हम अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। जैसे आपको ध्यान हो, स्टॉक डेरिवेटिव जब पढ़ाया था ना, तो हमने पढ़ा था कि ऑप्शन अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मैंने आपको कॉल ऑप्शन भी पढ़ाया था और मैंने आपको पुट ऑप्शन भी पढ़ाया था। जैसे ही ऑप्शन वर्ड आता है तो हमको दो चीजें स्ट्राइक करती है, कि या तो कॉल ऑप्शन होगा या फिर पुट ऑप्शन होगा, राइट टू बाय द अंडरलाइंग होगा या राइट टू सेल द अंडरलाइंग होगा। तो ऐसे ही जब इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस बोलते हैं ना, इंटरेस्ट का ऑप्शंस जब बोलते हैं, तो फिर इसको कॉल नहीं बोलते, इसको कैप बोलते हैं, और इसको पुट नहीं बोलते, इसको फ्लोर बोलते हैं। तो यहां पे ऑप्शंस का नाम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन नहीं है, यहां पे ऑप्शंस का नाम कैप ऑप्शन और फ्लोर ऑप्शन है। फिर भी बाय चांस एग्जाम में अगर गलत लिखा आ जाए, वो लिख दे कॉल ऑप्शन ही लिख दिया या पुट ऑप्शन ही लिख दिया, तो आप समझ जाना कि वो कैप ऑप्शन और फ्लोर ऑप्शन ही बोल रहे होंगे। कैप मतलब वही कॉल रहेगा और फ्लोर मतलब वही पुट रहेगा। और इस बार एक और ऑप्शन होता है, और वो होता है कॉलर ऑप्शन। क्या होता है? कॉलर ऑप्शन। इस बार एक नया और है, कॉलर ऑप्शन। कॉलर ऑप्शन वैसे ही है जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस याद हो जब मैं स्टॉक डेरिवेटिव में पढ़ाता था,
कि बाय वन कॉल एंड सेल वन पुट, कि कॉल भी खरीद लो और पुट भी बेच दो। पुट कॉल पैरिटी में लास्ट डिस्कशन ये हुआ था कि सेल कर रहे थे हम लोग पुट और हम लोग बाय कर रहे थे वन कॉल। तो जब हम कॉल और पुट दोनों मिक्स कर देते हैं, यानी यहां पे बोले तो कैप और फ्लोर दोनों मिक्स कर देते हैं, तो उसको कॉलर बोलते हैं। तो व्हेन यू बाय वन कैप एंड सेल वन फ्लोर, या यू सेल वन कैप एंड बाय वन फ्लोर, तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग कॉलर बोलते हैं। तो ये 3 तरह के ऑप्शन आप लोग को समझाने हैं, जिसमें से आज अपना सिर्फ कैप ऑप्शन पे डिस्कशन होगा। आज फ्लोर और कॉलर के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी बाकी दोनों पे इतना ध्यान मत दो, अभी सिर्फ कैप ऑप्शन के बारे में सोचो। तो ये समझ गए कि ऑप्शन 3 तरह के हैं, तो उसमें से सबसे पहले हम लोग कैप ऑप्शन की बात कर रहे हैं। जैसे आप ध्यान हो तो कॉल ऑप्शन हम लेते थे, तो हम लोग क्या बोलते थे कि हमको एक राइट चाहिए टू बाय द अंडरलाइन। बट कल से आप ये चीज तो सीख ही गए कि हम यहाँ पर किसी अंडरलाइन को खरीदने या बेचने की तो बात कर ही नहीं रहे, या तो बोरोवर और लेंडर की तरफ से बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट टू बाय द अंडरलाइन नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि क्या है। थोड़ा लॉजिकली समझते हैं कि क्या होना चाहिए। मान लीजिए अगेन स्टूडेंट्स एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर ए है, और इसने एक बैंक से लोन ले लिया, और वो बैंक है बैंक बी। और अब की बार मैं बोल रहा हूं कि लोन ले लिया, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, लोन ले लिया। लोन लेगा ऐसे नहीं बोल रहा है कि 3 महीने बाद लूंगा, कि 3 महीने बाद का डर लग रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैंने बोल रहा हूं लोन तो ले ही लिया है। तो बोरो कर लिया है 1 लाख रुपए टुडे, आज ही बोरो कर लिया है। पर बैंक अगेन वही बदमाश है और बोल रहा है कि ना फिक्स रेट पे लोन नहीं दूंगा, बैंक बोल रहा है फ्लोटिंग रेट पे लोन दूंगा। ठीक है ना, हर एक बैंक का अपना अपना पॉलिसी होता है। जैसे मैंने आज आते ही क्लास में बता दिया आपको कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोन लेने जाओगे कार लोन, तो वो फिक्स रेट पे देंगे, और पब्लिक सेक्टर से लेने जाओगे तो वो फ्लोटिंग रेट पे लेंगे। तो फिर आप बोलोगे सर फिर तो सभी प्राइवेट सेक्टर पे ही चले जाएंगे, फिर पब्लिक सेक्टर के पास क्यों जाएगा कोई? तो पब्लिक सेक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि एक तो वो थोड़ा सा लीनियंट होते हैं कि कभी कोई डिफॉल्ट हो जाए तो ऐसे पीछे नहीं पड़ जाते, और दूसरा पब्लिक सेक्टर में फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जल्दी रीपेमेंट कर दोगे ना तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कि जैसे आप बोलो 6 महीने बाद ही मेरे पास तो पैसे आ गए, ले लो, मेरा तो फोरक्लोज कर दो लोन, तो पब्लिक सेक्टर बैंक तो मान जाता है। पर वो प्राइवेट सेक्टर बैंक फोरक्लोज तो कर देंगे पर वो चार्जेस लगा देते हैं। तो हर एक का अपना एक एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, और इसी वजह से कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर पे जाते हैं, कुछ लोग पब्लिक सेक्टर पे जाते हैं। तो वैसे ही ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि फिक्स रेट पे क्यों नहीं लिया जब तुमको इतना ही डर लग रहा था। उसको यही ऑप्शन बेस्ट लग रहा था, पर वो बैंक बोल रहा है कि लाइबोर पे ही दूंगा। अच्छा, अगेन ये जो लोन लिया है ना, इसमें स्टूडेंट्स हमको जो इंटरेस्ट देना है ना वो एवरी 6 मंथ्स देना है। उस पे जो हमको इंटरेस्ट देना है ना वो एवरी 6 मंथ्स देना है, हर 6 महीने में इंटरेस्ट देना है। तो इसका मतलब ये समझेंगे कि हर 6 महीने में चेक होगा कि लाइबोर कितने का है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 इयर्स का लोन लिया है, तो फॉर 3 इयर्स का लोन लिया है तो 3 साल के लिए अगर लोन लिया है, मान लीजिए आज ये T0 है और ये T3 है, तो हम बोल रहे हैं आपको एवरी 6 मंथ्स में इसका इंटरेस्ट देना है। आपको हर 6 महीने में एवरी 6 महीने में इसका इंटरेस्ट देना है। तो जो ये लाइबोर ये जो चेक होगा ना ये हर 6 महीने में चेक होगा कि हर 6 महीने में लाइबोर कितने का है। तो मान लो कभी लाइबोर 10 हो गया, कभी लाइबोर 8 हो गया, कभी लाइबोर 5 हो गया, कभी लाइबोर 12 हो गया, कभी लाइबोर 8 हो गया, कभी लाइबोर 10 हो गया। ऐसे अलग अलग लाइबोर की रेट्स चल रही है। ठीक है, मतलब होगी, फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं।
तो मतलब क्या होगा, 1 लाख पे जब आप फर्स्ट 6 मंथ्स में इंटरेस्ट दोगे तो 10% से दोगे, पर अगले 6 महीने में जब दोगे तो 8% से दोगे, फिर अगले 6 महीने में 5, फिर अगले 6 महीने में 12, फिर अगले 6 महीने में 8, फिर अगले 6 महीने में 10। तो बताओ ये परेशान नहीं हो जाएगा? बोले आप कभी ज़्यादा ले लेते हो इंटरेस्ट, कभी कम ले लेते हो इंटरेस्ट। तो अगेन ये अपने रिस्क को हेज करना चाह रहा है। भाई रेट कम हो जाए तब तो कोई तकलीफ नहीं है, पर ये रेट जब 12 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो इतना कौन देगा? तो ये अगेन अपने रिस्क को हेज करना चाह रहा है। ये तो समझ में आ गया कि रिस्क है। तो रिस्क हेज करने के लिए ये चला गया एक बैंक सी के पास। इतना तो आप समझ ही गए कि डेरिवेटिव उसी बैंक के साथ नहीं करते हैं जिससे लोन लिया है, ठीक है ना, हम डेरिवेटिव किसी और के साथ करते हैं। तो मिस्टर ए चला गया बैंक सी के पास, या चला गया मान लो किसी एक्सचेंज के पास। यानी स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट रेट के ऑप्शंस तो एक्सचेंज ट्रेडेड हो जाएंगे ना, आपको पढ़ाया ना, ऑप्शंस तो एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। तो इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस एक्सचेंज में भी मिलता है, ठीक है। और आप चाहे तो किसी बैंक के साथ भी कर सकते हैं, मतलब ये ओटीसी भी होता है और ये एक्सचेंज ट्रेडेड भी होता है, दोनों ही अवेलेबल होते हैं ये। तो एक्सचेंज में मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है एक्सचेंज में आना, ठीक है। बाहर के स्टॉक एक्सचेंजेस में तो मिल रहा है अभी भी, पर इंडिया में अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग नॉर्मली मानते हैं कि ये ओटीसी ही होगा। बट हाँ, आप याद रखिएगा कि ये एक्सचेंज में भी मिल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में लिखा गया कि एक्सचेंज में लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिस्टर ए मान लीजिए वही बैंक सी के पास गया है और बैंक सी को जाके समझाया कि देखो मैंने लोन लिया है, ऐसा भी नहीं कि मैं लेने वाला हूँ, मैंने तो ले ही लिया है, पर बैंक बोल रहा है कि हर 6 महीने में तुम्हारी लाइबोर अलग होगी, तो ऐसे तो मेरा रेट कुछ भी लगा देंगे लोग। तो बैंक सी ने मिस्टर ए से फिर से पूछा कि तुम्हारी टॉलरेबल रेट बता दो कितनी है, तुम कितना टॉलरेट कर सकते हो। तो मिस्टर ए ने बोला कि देखो मैं 8% तक तो खुश हूं, 8% तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 8 से जब ज्यादा हो जाए ना तो वो मेरे बस की बात नहीं है पे करना। मेरे बिजनेस में इतनी भी इनकम नहीं हो रही कि मैं 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर दूं, फिर घर पे क्या ले जाऊंगा पैसा। तो इसलिए 8% तक खुश हूं मैं, 8 से कम हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस 8% को अब आप बोलेंगे कैप रेट। अब आप इसको फॉरवर्ड रेट नहीं बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे इसे? कैप रेट। ये वैसे ही रेट है जैसे आप ऑप्शंस में, कॉल ऑप्शन में बोलते थे एक्सरसाइज प्राइस, तो वैसे ही यहां पर इसको बोलेंगे कैप रेट, बिकॉज ऑप्शन का नाम है कैप ऑप्शन, तो इस रेट को क्या बोलेंगे? कैप रेट। अगर वो होता है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट तो फिर उस रेट को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रेट। तो कैप ऑप्शन है तो क्या बोलोगे? कैप रेट बोलोगे। तो कैप रेट का मतलब वही मैक्सिमम रेट हो गई कि मैं मैक्सिमम 8% दे सकता हूं, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो बैंक सी समझ गया, बोले ये तो 8 से ज्यादा देना नहीं चाहता है और इसको लग भी रहा है कि लाइबोर बढ़ जाएगा। तो बैंक सी ने बोला कि चलो तुम्हारे साथ एक अग्रीमेंट कर लेता हूं मैं कि अगर लाइबोर कैप रेट से ज्यादा हो गई ना, अगर लाइबोर किसी भी 6 महीने में कैप रेट से ज्यादा हो गई ना, तो मैं तुम्हें डिफरेंस पे कर दूंगा, मैं तुम्हें डिफरेंस पे कर दूंगा। एफआरए जैसे ही, अगर लाइबोर बढ़ गई तो ले जाना मुझसे डिफरेंस, और क्या, जैसे तुम एफआरए में कर रहे थे ना वैसे यहां भी कर लेना कि अगर लाइबोर कैप रेट से ज्यादा हो गई तो मैं तुम्हें वो डिफरेंस पे कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल हमने बोला फर्स्ट 6 मंथ्स में ही 10 हो गया, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में अगर 10% हो गया तो बैंक बी को ये तो देगा 10%, पर इससे ले लेगा कितना? 2%। तो नेट कॉस्ट 8% ही आएगी ना? अरे आएगी क्या? पर अगर सेकेंड 6 मंथ्स में लाइबोर 8% ही है और रेट भी हमने 80 बोला था, तो ज़्यादा तो हुआ ही नहीं, तो फिर ठीक है 8% दे देना और हमसे कुछ भी मत मांगना। पर अगर अगले 6 महीने में लाइबोर की रेट 5% हो गई
तो अब तुमको तो 5% ही देना पड़ेगा, तो हमसे कुछ मत मांगना और ना हम तुमसे कुछ मांगेंगे। यही एफआरए और कैप ऑप्शन का डिफरेंस है। एफआरए में क्या हो रहा था, रेट बढ़ रही थी तो सेलर दे रहा था बायर को, तो जब रेट कम हो रही थी तो बायर दे रहा था सेलर को। पर ये तो ऑप्शन था ना, ऑप्शन ध्यान है ना आप लोगों को, क्या होता था उसमें, एक साइड ही होता था कि अच्छा लगेगा तो एक्सरसाइज करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा तो एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो वैसे ही मिस्टर ए बोल रहा है कि अगर लाइबोर कैप रेट से ज्यादा हो जाएगी तब तो आप मुझे डिफरेंस दे देना, पर अगर लाइबोर कैप रेट से कम हो गई ना तो फिर मैं डिफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो चाहता ही यही हूं ना मेरा कम जाए। तो यहां पर 8 का मतलब ये नहीं हो गया कि 8 ही आएगा, यहां का मतलब हो गया कि मैक्सिमम 8 आएगा। 8 से ज्यादा नहीं आएगी आपकी कॉस्ट, पर 8 से कम तो आ ही सकती है। अगेन अगले 6 महीने में लाइबोर 12% हो गया, तो 12% हो गया तो हम तो 8 बोले थे, तो आप 12% या इंटरेस्ट दोगे पर इससे 4% ले लोगे। पर अगले 6 महीने में फिर 8 हो गया, चलो इसको 7 कर देता हूं, अगले 6 महीने में 7% हो गया, तो 7% हो गया तो बैंक बी को तो 7% इंटरेस्ट दोगे, पर ये तो कैप रेट से कम ही है ना, तो फिर अब बैंक सी भी कुछ नहीं देगा और मिस्टर ए बैंक सी से, मतलब मिस्टर ए बैंक सी को कुछ नहीं देगा। कम होने पे मैं कुछ नहीं दूंगा, पर ज्यादा हो गया तो आपसे ले जरूर लूंगा। यही कैप ऑप्शन है। जैसे कि कॉल ऑप्शन में भी होता था कि अगर स्पॉट प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, पर अगर स्पॉट प्राइस कम हो गई तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो वैसे ही यहां पर बोल रहे हैं अगर लाइबोर बढ़ गया तो मैं आपसे पैसे मांगने आ जाऊंगा, पर अगर लाइबोर गिर गया ना तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं मांगूंगा और ना मैं आपको कुछ देने आऊंगा। तो अब आप लोग को लगेगा कि सर बैंक सी को क्या फायदा हुआ, बैंक सी ऐसा अग्रीमेंट क्यों करेगा, कोई बता सकता है क्यों करेगा? बैंक सी को क्या मिला इस चीज में फिर? तो जो हमने सीखा हुआ है, ऑप्शन में सेलर को क्या मिलता था, ऑप्शन में सेलर को प्रीमियम मिलता था। तो बेसिकली ऐसे अग्रीमेंट को करने के लिए, ऐसे अजीबोगरीब अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरत बस इतनी है कि मिस्टर ए बैंक सी को क्या पे करे, ऑप्शन प्रीमियम। मिस्टर ए बैंक सी को क्या पे करे, ऑप्शन प्रीमियम पे करे। और कब पे करना है, स्टार्टिंग में ही पे करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि 6 महीने हो जाएंगे तब दे दूंगा या 3 साल हो जाएंगे तब दे दूंगा, वो प्रीमियम आपको आज ही देना पड़ेगा, तभी ये ऑप्शन आगे कैरी ओवर होगा। और अगर आपने बोल दिया कि नहीं हम प्रीमियम नहीं देंगे तो फिर बैंक सी आपको कुछ नहीं देगा। पर अगर आपने प्रीमियम दे दिया तो ही बैंक सी जब भी लाइबोर बढ़ेगा तो आपको उसके बदले उसका कंपेंसेशन, उसका डिफरेंस दे देगा। तो एक्चुअली बैंक सी ये एग्रीमेंट क्यों कर रहा है, बैंक सी ये सोच के कर रहा है कि लाइबोर जो है ना वो गिरेगी, और लाइबोर अगर गिरेगी तो फिर वो मुझसे कुछ मांगने भी नहीं आएगा और मुझे प्रीमियम का फायदा हो जाएगा। और मिस्टर ए ऐसा अग्रीमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि लाइबोर बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो मेरा थोड़ा सा प्रीमियम ही तो लग रहा है, पर एटलीस्ट वो जो कंपेंसेशन है, कभी 2% मिल रहा है, कभी 4% मिल रहा है, तो वो कंपेंसेशन तो मिल जाएगा मेरा, मेरी कॉस्ट 8 से ज्यादा तो नहीं आएगी। एक्चुअली 8 तो क्या, जैसे मान लो प्रीमियम भी परसेंट में हो गया आधा परसेंट, तो इसकी कॉस्ट 8, 8.5% से ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि 8 तो देने को तैयार ही हो रहा है और आधा परसेंट प्रीमियम भी तो हो गया, तो 8.5% से ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। फर्क समझ में आया क्या एफआरए और ऑप्शन का? एफआरए में क्या था, रेट बढ़ेगी तो आप दोगे, तो रेट गिरेगी तो मैं दूंगा। पर कैप ऑप्शन में हम बोल रहे हैं रेट बढ़ेगी तो आप दोगे, पर अगर रेट कम हो गई ना तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। पर हाँ, इस चीज के लिए आपको ऑप्शन प्रीमियम जरूर मिलेगा। मेरा फायदा देख रहा हूं मैं खाली, तो आपका फायदा नहीं देख रहा, तो आपका फायदा क्या हुआ, आपका फायदा प्रीमियम है। तो इफ यू आर द बैंक तो आपको बोलेंगे कैप ऑप्शन का सेलर, और अगर आप ये ऑप्शन प्रीमियम दे रहे हैं
तो यू आर द कैप ऑप्शन का बायर। तो मैं अगर बायर ऑफ कैप ऑप्शन हूं और आप सेलर ऑफ कैप ऑप्शन है, तो आपने ऑब्लिगेशन तो ले ली कि अगर लाइबोर बढ़ेगा तो आप मुझे पे करोगे, पर राइट मेरे पास है कि अगर बढ़ेगा तो मैं लूंगा, पर अगर कम हुआ तो मैं नहीं दूंगा। अगर मैं डिफरेंस मांग रहा हूं तो आपको देना पड़ेगा, पर अगर मैं डिफरेंस नहीं मांग रहा हूं तो आपको नहीं देना पड़ेगा, पर मैं आपको बदले में दूंगा भी नहीं कुछ, बस खाली ऑप्शन प्रीमियम दूंगा। और ऑप्शन प्रीमियम तो स्टार्टिंग में ही दे चुके होंगे, उसका तो इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है कि लाइबोर बढ़ा या लाइबोर गिरा। आया मीनिंग समझ में कैप ऑप्शन का? जल्दी से यस नो बोल दीजिए। तो, तो एक बार नोट्स पढ़ लीजिए। तो ये डायग्राम आप लोग के पास बना हुआ है ना, तो आप लोग को बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नोट्स में बना रखा था वो। इट इज़ एन ओटीसी डेरिवेटिव। तो ओटीसी लिखा तो है, बाकी हम इसको एक्सचेंज ट्रेडेड भी मान सकते हैं। इट इज एन ओटीसी डेरिवेटिव इन विच द अंडरलाइंग इज द इंटरेस्ट रेट। अंडरलाइंग यहाँ पर शेयर्स तो है नहीं, हम यहाँ पर कोई शेयर्स की बात तो कर नहीं रहते, कोई निफ्टी सेंसेक्स की बात तो कर नहीं रहते, कोई गोल्ड सिल्वर की बात तो कर नहीं रहते, इंटरेस्ट रेट की कर रहे थे, और इंटरेस्ट रेट लाइबोर माइबोर पीएलआर। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बोरोवर। क्या था मेरा एग्जाम्पल कि ये बोरोवर है, तो यानी कैप ऑप्शन किसको सूट करता है? बोरोवर को सूट करता है। तो इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बोरोवर एट फ्लोटिंग रेट। द बायर ऑफ कैप ऑप्शन, बायर किसको बोला हमने? मिस्टर ए को। तो द बायर ऑफ कैप ऑप्शन पेज ऑप्शन प्रीमियम। द बायर ऑफ कैप ऑप्शन पेज ऑप्शन प्रीमियम इन लमसम, एक साथ आधा % मान लो दे दिया। लमसम का मतलब यह है कि ऐसे नहीं कि हर 6-6 महीने में आपको प्रीमियम देता रहूंगा, एक बार दे दूंगा बस स्टार्टिंग में। तो द बायर ऑफ कैप ऑप्शन पेज ऑप्शन प्रीमियम इन लमसम टू द सेलर ऑफ कैप ऑप्शन एट इंसेप्शन। ही एक्वायर्स द राइट। प्रीमियम देने से क्या मिल जाएगा? प्रीमियम देने से राइट मिलता था। ही एक्वायर्स द राइट टू रिसीव द डिफरेंस। ही एक्वायर्स द राइट टू रिसीव द डिफरेंस। कब? बताओ, डिफरेंस कब मिलेगा? जब लाइबोर गिर जाएगा या जब लाइबोर बढ़ जाएगा? जब लाइबोर बढ़ जाएगा। किससे? बढ़ता तो बहुत बार रहेगा, किससे? कैप रेट से। तो he acquires the right to receive the difference in the interest rate on some notional principle if the LIBOR rises above the agreed rate। हाईलाइट कर लीजिए agreed rate, और उसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, इसको कैप रेट बोलेंगे, या आप पुराने लैंग्वेज में समझे तो इसको स्ट्राइक रेट बोलेंगे। तो अग्रीड रेट से अगर बढ़ जाएगा तो डिफरेंस मिलेगा, पर अगर अग्रीड रेट से कम हो गया तो मिलेगा क्या? क्या कैप रेट से कम हो गया तो मिलेगा क्या? और देना पड़ेगा क्या? नहीं, ना मिलेगा ना देना पड़ेगा। ठीक है। द सेलर ऑफ कैप ऑप्शन इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे द डिफरेंस इफ द बायर ऑफ कैप ऑप्शन एक्सरसाइजेज हिज राइट। However, he will be free from the obligation if the buyer of cap option does not exercise his right। और बायर कब एक्सरसाइज नहीं करेगा? जब कम ही रहा रेट, बोले जाने की जरूरत ही नहीं है बैंक के पास। द बायर ऑफ कैप ऑप्शन विल नॉट एक्सरसाइज हिज राइट, अंडरलाइन कर लीजिए, द बायर ऑफ कैप ऑप्शन विल नॉट एक्सरसाइज हिज राइट इफ द लाइबोर इज लेस देन द कैप रेट। द पेमेंट अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट रेट। अच्छा, कितना डिफरेंस मिलेगा? तो जैसे हमने बोला लाइबोर 10 हो गया और हमारी रेट थी 8, तो डिफरेंस कितना मिलेगा? 2%। तो ये तो इसी पे डिपेंड करेगा कि लाइबोर उस दिन क्या हुआ। ठीक है। ऑन अ सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट रीसेट डेट्स। इसका क्या मतलब है? ऑन अ सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट रीसेट डेट। ये सीरीज है कि कोई एक बार थोड़ी देना है, ये डिफरेंस जो है ये कोई एक बार थोड़ी देना है। जब जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा तब तब आपको डिफरेंस देना पड़ेगा। तो पहले 6 महीने में 10 हो गया, 2% दो, अगले 6 महीने में 8 हो गया, मत दो, अगले 6 महीने में 5 हो गया, मत दो, पर अगले 6 महीने में 12 हो गया तो 4% दो, 7% हो गया, मत दो, पर 10% हो गया, 2% देना पड़ेगा। तो ये बार बार कैलकुलेट होगा, कोई एक बार 1 पॉइंट के लिए नहीं हो रहा है ये। तो
तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑन अ सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट रीसेट डेट्स। रीसेट का मतलब है कि हर 6 महीने में रीसेट हो रहा है ये ऑप्शन, बार बार 6 महीने में चेक करना है, इसलिए इसको रीसेट बोलते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट बोल रहा है इंटरेस्ट रेट कैप ऑप्शन कवर्स अ पीरियड ऑफ रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 ईयर्स। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि ये लोन 3 साल का है, तो हमने 3 साल तक के लिए देखा, ऐसे 10 साल तक के लिए हो सकता है ये। तो इसका पीरियड बहुत बड़ा होता है विथ इंटरेस्ट रीसेट डेट मोस्टली 3 months और 6 months अपार्ट। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि एवरी 6 महीने में देना है, ऐसे क्वेश्चन बोल सकता है कि एवरी 3 महीने में भी इंटरेस्ट देना है। तो फिर अगर 10 साल का है और 3 महीने में देना है तो मतलब 40 बार चेक होगा। और अगर 5 साल का है और 6 महीने में देना है तो साल में 2 बार चेक होगा, तो 5 साल में 10 बार चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा। फिर वो डायग्राम बना हुआ है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ से कॉपी नहीं करना है। अच्छा, एक चार्ट बना दिया मैंने समरी करने के लिए। चार्ट क्या बनाया कि फाइनली क्या कंक्लूड करें कैप ऑप्शन के लिए, कि कैप ऑप्शन में 2 केस हो गए, या तो लाइबोर कैप रेट से ज़्यादा होगी और या फिर लाइबोर कैप रेट से कम होगी। तो बताओ, अगर लाइबोर कैप रेट से ज़्यादा हो गई तो क्या एक्सरसाइज होगा? बोलिए। तो एक्सरसाइज होगा। और अगर लाइबोर कैप रेट से कम हो गई तो एक्सरसाइज होगा क्या? कम हो गई, बोलो, एक्सरसाइज होगा क्या? नहीं होगा, तो उसको हम लैप्स या एक्सपायर बोलते हैं। और अगर एक्सरसाइज होगी तो बताओ डिफरेंस दोगे या लोगे? दोगे या लोगे? लेंगे। तो रिसीव, सॉरी, अगर एक्सरसाइज करेंगे तो मतलब रिसीव करेंगे डिफरेंस बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायर तो रिसीव ही करेगा ना, और सेलर क्या करेगा? पे करेगा। पर अगर लैप्स हो गया तो क्या डिफरेंस रिसीव करोगे? तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, रिसीव निल, कुछ नहीं मिलेगा। पर मुझे बताओ प्रीमियम कौन से केस में दोगे? ऑप्शन प्रीमियम कौन से केस में दोगे? एक्सरसाइज में दोगे या एक्सपायर में दोगे? ऑप्शन प्रीमियम। हाँ, तो मुझे बताइए कि एक्सरसाइज होगा तो लेंगे, एक्सपायर हुआ तो नहीं मिलेगा। पर मैं पूछ रहा हूँ ऑप्शन प्रीमियम कौन से केस में दोगे? दोनों में ही लगेगा। तो ऑप्शन प्रीमियम आपका दोनों केस में लगेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि एक्सरसाइज हुआ कि नहीं हुआ? और मुझे बताओ बैंक को जो इंटरेस्ट दोगे, बैंक को जो इंटरेस्ट दोगे वो बताइए। बैंक बी से जो लोन लिया था वो इंटरेस्ट कौन से केस में दोगे? वो तो दोनों में ही देना पड़ेगा। लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना, वो कोई मना थोड़ी कर सकता है। तो इंटरेस्ट तो इधर भी लगेगा और इंटरेस्ट तो इधर भी लगेगा। तो फाइनली जब इनका नेट करेंगे ना, तो उसी को हमारी इफेक्टिव रेट बोली जाएगी। तो जैसे कमोडिटी डेरिवेटिव में वो बोलता था इफेक्टिव प्राइस बताओ, ऐसे यहाँ पर बोल सकता है कि इफेक्टिव रेट बताओ। तो एक्सरसाइज होगा तो इफेक्टिव रेट का आंसर है पे इंटरेस्ट, रिसीव डिफरेंस एंड पे ऑप्शन प्रीमियम। पर अगर लैप्स हो गया तो पे इंटरेस्ट, रिसीव निल एंड पे ऑप्शन प्रीमियम। तो ये आपकी इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगी। एक बुक से क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 75। इलस्ट्रेशन 75 पेज नंबर 688। मिला क्या? Amit company has borrowed $200 million
ऑन फ्लोटिंग बेसिस, फ्लोटिंग मतलब चाहे उसको लाइबोर मान लो, चाहे माइबोर मान लो, चाहे पीएलआर मान लो, फॉर 3 years द इंटरेस्ट रेट्स रीसेट एवरी ईयर। तो क्या समझो इसका मतलब, इंटरेस्ट रेट्स रीसेट एवरी ईयर। इंटरेस्ट कब देना है? हर 3 महीने में? बोल रहा है हर साल देना है, एक बार मान लो एनुअली देना है, हर 3 3 महीने, हर 6 6 महीने में नहीं करना है। तो बताओ 3 साल में कितनी बार इंटरेस्ट दोगे? 3 बार। अच्छा, द स्प्रेड ओवर लाइबोर is 25 bps. Does anyone know what is bps? 25 bps फुल फॉर्म होता है इसका बेसिस पॉइंट्स। किसी को आइडिया है बेसिस पॉइंट्स क्या होता है? जैसे मैं बोलूं कि लोन जो है ना वो लाइबोर प्लस 0.25% पे है, तो ये जो 0.25% है ना, इसको बेसिस पॉइंट्स बोला जाता है, 25 बेसिस पॉइंट। मतलब द रूल इज 100 बेसिस पॉइंट्स। 100 बेसिस पॉइंट्स को 1% माना जाता है। 100 बेसिस पॉइंट्स को 1% माना जाता है। तो बताओ, अगर मैं 25 बेसिस पॉइंट्स बोल रहा हूं, 25 बेसिस पॉइंट्स, तो कितना मानोगे? 0.25। 100 बेसिस पॉइंट 1% होते हैं, तो 25 बेसिस पॉइंट कितने होंगे? 0.25%। कितने होंगे? 0.25%। तो वो ये बोलना चाह रहा है कि जो लोन है ना वो लाइबोर पे नहीं है, लोन जो लोन लिया है वो लाइबोर प्लस 0.25% पे लिया है ना? 0.25% एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। तो बताओ डर लाइबोर का है या लाइबोर और प्लस 0.25 का है? लाइबोर का ही डर है ना, 0.25 का डर थोड़ी है। 0.25 तो हमेशा 0.25 ही रहेगा। द कंपनी बाइज, हाईलाइट कर लीजिएगा, बाइज, द कंपनी बाइज अ 3 year कैप। तो बताओ कंपनी कैप खरीद रही है, तो प्रीमियम देगी या प्रीमियम लेगी? देगी। तो कंपनी बाइज अ 3 year कैप ऑन अ 1 year लाइबोर। एक तरफ 3 year बोल रहे हैं, एक तरफ 1 year बोल रहे हैं, कंफ्यूजन है ये तो। कंपनी बाइज अ 3 year कैप ऑन अ 1 year लाइबोर। लोन कितने साल के लिए था? तो कैप ऑप्शन भी तो 3 साल का लेना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कितनी बार दे रहे थे आप? हर साल। तो चेक भी तो हर साल करना पड़ेगा। तो समझ गए ना कि बोल रहे हैं वैसे तो ऑप्शन 3 साल का है, पर चेक कब करेंगे? हर साल। विथ अ स्ट्राइक रेट ऑफ 9%। क्या समझो स्ट्राइक रेट का मतलब? कैप रेट। तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग अ फेस वैल्यू, मतलब वही नोशनल प्रिंसिपल ऑफ $200 million। लोन भी $200 million का था, तो कैप ऑप्शन में भी जो डिफरेंस निकालोगे वो $200 million पे ही निकालोगे। द कैप कैरीज अ प्रीमियम, प्रीमियम है ना, ऑप्शन प्रीमियम ऑफ 2% ऑफ फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू $200 million है, करना इसका 2% कितना होता है? 4 मिलियन आता है क्या? आता है क्या 4 मिलियन? तो फाइनली बोल रहा है करेंटली 1 year लाइबोर इज 9%। तो करंट में क्या है वो डर नहीं है, डर फ्यूचर का है कि 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा। तो इफ द लाइबोर एट द एंड ऑफ 1 2 and 3 years आर 9.5%, 8.5% एंड 10%, जैसे मैंने अलग अलग डेट बोले थे वैसे यहां भी बोल रहे हैं 3 साल का है, तो पहले साल तो रेट हो गई 9.5, और दूसरे साल रेट हो गई 8.5, और तीसरे साल रेट हो गई 10। तो बताओ 9.5 पे एक्सरसाइज या एक्सपायर?
हमारी कैप रेट फिक्स हुई है 9% पे, 9.5 पे बोलिए एक्सरसाइज होगा, और 8.5% पे लैप्स या एक्सपायर, और 10% पे एक्सरसाइज। और जब एक्सरसाइज होगा तो डिफरेंस दोगे या लोगे? रिसीव करोगे या पे करोगे? रिसीव करेंगे। तो कितना रिसीव करोगे? परसेंट में ही बता दो। 0.5%। इसमें कितना रिसीव करोगे? प्रीमियम जाएगा। नहीं जाएगा छोड़ो, आएगा की बात हो रही है अभी। आएगा। नील। और इधर, और जो आप बोल रहे हो प्रीमियम की बात, तो प्रीमियम तो ऑल केसेस में जाएगा। प्रीमियम तो सब में ही लगेगा ना, प्रीमियम तो एक साथ दे देना $4 मिलियन। तो फाइनली बोल रहे हैं एक और लाइन, अमोर्टाइज, सॉरी एक वर्ड रह गया, इफ द लाइबोर इज दिस व्हाट इज द कैश फ्लो फ्रॉम द कैप ईच ईयर। तो वो ना कैश फ्लो बता पूछ रहे हैं, वो परसेंट नहीं पूछ रहे हैं। तो आपको पता है ये %0.5 किसका करना है? बताओ जल्दी से, %0.5 किसका करना है? 200 मिलियन डॉलर का ना। तो 200 मिलियन डॉलर का %0.5, 200 मिलियन का 0 और 200 मिलियन का 1%। और फिर लास्ट में बोल रहे हैं अमोर्टाइज प्रीमियम इक्वली ओवर 3 इयर्स। इसका क्या मतलब हुआ? अमोर्टाइज प्रीमियम इक्वली ओवर 3 इयर्स। वो बोल रहे हैं कि हम तो $4 मिलियन आज एक साथ दे देंगे, तो आप उसको इन 3 साल में क्या कर दो? इक्वली अमोर्टाइज कर दो। तो इक्वली अमोर्टाइज कर दो मतलब डिवाइड बाय 3 कर दो। तो बताओ हर साल का कितना माने? पहले साल का कितना माने? 1.33, दूसरे साल का 1.33, और तीसरे साल का 1.33। तो ये मिलेगा पर ये देना पड़ेगा, ये मिलेगा पर ये देना पड़ेगा, और ये मिलेगा पर ये देना पड़ेगा। और जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट तो अलग देना ही पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है वैसे मैंने तो, पर फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्लास में बोल देना, मैं फिर बता दूंगा। तो इलस्ट्रेशन 75 पेज नंबर 688 कर रहे हैं हम लोग ये। तो बोल रहे थे व्हाट इज द कैश फ्लो फ्रॉम द कैप। तो मतलब एक कैश फ्लो टेबल बना लेते हैं, क्योंकि एक साल तो होगा नहीं, 3 बार होगा। तो एक टेबल बना के आंसर देना इसका। सर क्या एग्जाम में आया हुआ है? नहीं आया एग्जाम में। एग्जाम में स्वैप्स ही आए हैं ज़्यादा, क्योंकि इंडिया के लिए ये सब नए हैं। इंडिया के लिए ना ये सब नया है, बाहर वालों के लिए ये सब पुराना है। तो इसलिए एग्जाम में ज़्यादा आया नहीं है। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम, अभी तक तो लोगों को शेयर्स के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ही ठीक से नहीं आते। ठीक है, तो आप सोचो इंटरेस्ट रेट के कहाँ पर हैंडल कर पाएंगे वो। तो इसलिए इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। पर हम लोग को क्यों पढ़ा रहे हैं? तो फिर जब इंडिया में होता ही नहीं है, पॉपुलर ही नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ अभी पॉपुलर नहीं है बट ये थोड़ी कि कभी नहीं होगी, वो आगे धीरे धीरे बन जाएगा। और प्लस अगर मान लो आपकी जॉब ही बाहर लग गई, तो इंडिया में लगी ही नहीं, आप बाहर चले गए, तो फिर तो बाहर तो ये सब हो रहा है ना, तो इसलिए पढ़ाना तो पड़ेगा। और नेक्स्ट कॉलम है कैश फ्लो फ्रॉम कैप, और लास्ट में टोटल। इस तरह का एक टेबल बना के आना है आपको। तो बताओ आज 0 ईयर पे क्या हो रहा है? लोन ले रहे हैं हम लोग। कितने का लोन ले रहे हो? 200 मिलियन कितना होता है? लैक्स में बोलो। 2000 लाख। तो 2000 लिख रहा हूं और ऊपर लैक्स लिख रहा हूं। 2000 लाख डॉलर का तो लोन ले लिया आज।
अच्छा, उसके बदले फिर हमने कैप ऑप्शन भी कर लिया, तो प्रीमियम देंगे, पर क्वेश्चन ने बोला कि प्रीमियम को अमोर्टाइज कर दो 3 इयर्स में। तो बताओ, प्रीमियम देना था $4 मिलियन यानी 40 लाख, तो हर साल का कितना हो गया? 13.33 लाख। 13.33 लाख दोगे या लोगे? देंगे, तो आपको ध्यान है जो देंगे उसको हम माइनस में लिखते थे और जो मिलता है उसको हम प्लस में लिखते हैं। अच्छा, लोन पे क्या इंटरेस्ट दोगे? लोन लिया है तो इंटरेस्ट दोगे क्या? तो पहले साल कितना इंटरेस्ट दोगे? लोन पे पहले साल कितना इंटरेस्ट दोगे? 9.5% से कितना होता है 2000 का 9.5%? हाँ, 195, 190, 190 आ रहा है, 190 नहीं 195 ही आएगा ना, प्लस 0.25 भी तो था, 9.75 हो जाएगा ना वो। 9.5 तो हो गया लाइबोर, और 0.25 भी तो एक्स्ट्रा देना था। करो, 195 आ रहा है क्या? और Yes, फिर sir. अगले साल बोलो 8.5 हो गई, तो 8.5 थोड़ी देना है, 8.75 देना है ना। कितना आएगा? 170 नहीं आ रहा? 175. 175। और अगले साल 10% हो गई, तो 10 थोड़ी देना है, 10.25 देना है ना। 2000, 10205, 5. तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ 200 लाख का 10.25% देना है, 10 नहीं देना है, 10.25 देना है। तो ऐसे ही इधर 200 लाख का 8.5 थोड़ी देना है, 8.75 देना है ना, 0.25 ज़्यादा भी तो देना है। और फिर लास्ट में लोन का रीपे कर देंगे, है ना, और लास्ट में फिर 2000 वापस कर देंगे। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम कैप, बताओ डिफरेंस देंगे या लेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम कैप डिफरेंस लेंगे या देंगे? लेंगे। कितना परसेंट बोले थे? आधा परसेंट, तो 10 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे, 200 लाख का आधा परसेंट। अच्छा, सेकंड केस में क्या बोले थे, लेंगे या देंगे? नहीं लाएगा। और लास्ट केस में क्या बोले थे, लेंगे या देंगे? 1%, यानी 20 लाख। तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, प्रीमियम देना ही पड़ेगा, पर कैप से बस मिल जाएगा। तो फाइनली नेट क्या आ रहा है वो बताना है आपको। तो नेट 0 ईयर में तो 2000 आया, पर फर्स्ट ईयर में गया, कितना गया? 198.33। सेकेंड ईयर में गया 188.33, और लास्ट में गया कितना गया? 6.67 माइनस कर दो तो 198.33, और लास्ट में 2000 और चला गया। तो ज़्यादा ज़ीरो लगाने में लगना मत, है ना, थीम को समझना कि क्या हो क्या रहा है। लोन पे इंटरेस्ट देंगे, प्रीमियम का अमोर्टाइजेशन बोल दिया तो कर दिया, वरना वहीं पे मान लेते हैं 0 ईयर पे ही, और कैश फ्लो फ्रॉम कैप जो आएगा वो ले लेना है। कैश फ्लो टेबल, जिसको हम स्टॉक डेरिवेटिव में पे ऑफ टेबल बोल रहे थे ना, करंट पे ऑफ एट मैच्योरिटी, उसको यहाँ कैश फ्लो के नाम से बोला। सबको क्लियर? आ गया क्या? ठीक है, तो कल करते हैं ना कंटिन्यू इसको। हाँ बोलो रोहित। ठीक।